आपको एफपीओ बनाने के पहले प्रायोरिटी तय करनी होगी। आपको ये तय करना होगा कि आप किस सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं। आप धान गेहूँ पे काम करना चाह रहे हैं, आप सब्जी पे काम करना चाह रहे हैं, आप फल पे काम करना चाह रहे हैं, बकरी पालन पे करना चाह रहे हैं, मुर्गी पालन पे करना चाह रहे हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। इसीलिए जो 17 विभाग हैं उनको जोड़ करके सरकार का ये है कि मंशा है कि जो 17 विभाग हैं इनको जोड़ करके काम कराया जाए। गांव कनेक्शन के गांव रेडियो में आप सभी का स्वागत है। लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। एफपीओ क्या है, कैसे शुरुआत करें इसकी। आज हमारे साथ हैं एफपीओ एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट दयाशंकर जी, जो आपके ऐसे ही कई सवालों के जवाब देंगे। दयाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव रेडियो में। धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार। तो पहला, जैसे मैंने बताया, लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। एक तो ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ये इतने कठिन शब्द हैं, तो लोगों के मन में सवाल होते क्या है, हम कैसे शुरू करें, तो जरा बताएंगे इसके बारे में। देखिए, अगर हम इसकी शुरुआत करें तो 2007 में YK अलग साहब ने इसकी शुरुआत की थी और फिर उन्होंने 2011 में पहला एफपीसी बनाया। आपने एफपीओ और एफपीसी की बात, तो शुरुआत से ही मैं बता दूं आपको। एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तहत दो तरह के संगठन आते हैं। पहला है एफपीसी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, और दूसरा जो कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड होता है उसको भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ही बोलते हैं। अब मन में ये भी बात आएगी कि अंतर क्या है दोनों में, तो शुरुआत से ही स्पष्ट कर दें कि एफपीओ, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो रहा है वो तो आपका हो गया एफपीसी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, और जो कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड हो रहा है उसको भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ही बोलते हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड होता है कोऑपरेटिव में। अंतर दोनों में ये है कि जब आप एफपीसी बनाते हैं तो एफपीसी जो है ये पूरे देश में काम करने के लिए होती है। क्योंकि जैसा कि सभी को जानकारी है हमारी समझ से कि जब हम प्राइवेट लिमिटेड या कंपनी की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 3 तरीके की होती है। पहली तो हो गई प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 1 या 2 लोग मिलकर बनाते हैं और जिसमें मैक्सिमम ज़्यादातर कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। दूसरी हो गई एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो इसमें एक आदमी भी शुरू कर सकता है। और तीसरी 2014 में जो संशोधन हुआ उसमें फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आई। इसमें अंतर ये है कि जब आप प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं तो 1 या 2 लोग बनाते हैं, लेकिन जब आप एफपीसी बनाते हैं तो इसमें 10 लोग होते हैं, जिसमें 5 डायरेक्टर और 5 मेंबर होते हैं। जब उनको बनाने की बात करते हैं तो उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और खतौनी, मतलब पहले तो ये तय हो कि प्रोड्यूसर हैं कि नहीं, क्योंकि ये किसान है कि नहीं, है कि नहीं, जितने लोग हैं। अब किसान भारत में जो भी पैदा हुआ वो किसान ही है। 72% से अधिक हमारी आबादी है। किसान उसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो ये इसमें जब किसान की परिभाषा की बात आती है तो 2 तरह, सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि उसे जो है उसके पास खतौनी हो और उसे किसान मान लिया जाए। लेकिन जो स्पेशली विशेषतया जब उत्तर प्रदेश की बात आप करेंगे तो अभी भी जब तक उनके बुजुर्ग हैं तब तक प्रॉपर्टी बेटे के नाम पे नहीं आती। अब ऐसी दशा में एक प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट जारी होता है जिसमें लिखा जाता है कि प्रमाणित किया जाता है कि फला पुत्र फला यहाँ के निवासी हैं, इनकी जीविका खेती पे आधारित है। यह प्रमाण पत्र जिला कृषि अधिकारी या तहसीलदार या एसडीएम के माध्यम से जारी हो जाती है। तो पहली जो आवश्यकता हो गई कि वो किसान है, तो 2 चीज़ें से स्पष्ट हो गया कि या तो उसके पास खतौनी हो, अगर खतौनी नहीं है तो फिर उसे एक प्रमाण पत्र जिसे प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट कहते हैं। और आपको बता दें कि अभी भारत सरकार जो है इस पर विशेष ध्यान दे रही है। स्पेशली आपको बताएं कि जैसे 275 एफपीसी
जो सीएससी से बने थे उनमें कुछ की जांच आई, तो पहली चीज़ वो यही मांगते हैं कि आप प्रोड्यूसर हैं कि नहीं हैं। तो मैं इस बात को यहाँ इसलिए ये प्राथमिकता के तौर पर देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लगा के और एक बार कंपनी तो रजिस्टर्ड करा लेंगे, लेकिन आगे जब काम करना होगा आपको तो ये आपकी प्रायोरिटी है और इसको आपको देखना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए पहली वो खतौनी उसकी हो जानी चाहिए, दूसरा उसका आधार कार्ड, तीसरा पैन कार्ड और चौथा एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। होता क्या है कि जब आप किसी सीए के पास जाते हैं तो सीए इसको थोड़ा कठिन, उनकी भाषा जो है वो थोड़ा कठिन होती है। इसीलिए जब आप कंपनी की बात करिए तो कंपनी बनाने के लिए आप किसी कंपनी सेक्रेटरी के पास जाइए, क्योंकि स्पेशली ये काम जो है कंपनी सेक्रेटरी करता है। सीए के पास जाएंगे, जैसे पहला एफपीओ जब बना तो 49,500 रुपये फीस, आज एफपीओ 15,000 से रजिस्टर्ड होने शुरू हो रहे हैं, और जो ठीक से बना रहे हैं तो 25,000 रुपये लगभग खर्चा आता है। वो भी मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे डिजिटल सिग्नेचर, सबसे पहला काम होता है डिजिटल सिग्नेचर बनने का। तो डिजिटल सिग्नेचर में उसमें आपके यही चारों प्रपत्र लगते हैं और एक 30 सेकंड का वीडियो आपके पास जाता है, जिसमें आपको ये बोलना होता है, एक कोड होता है उसमें ये बोलना होता है कि मैं फला और मेरा कोड नंबर ये है। उसके बाद 30 सेकंड तक आप उसको आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों हाथ में लिए रहेंगे और 30 सेकंड में वो आपकी वीडियो पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपका डिजिटल सिग्नेचर बन गया। डिजिटल सिग्नेचर बनने के बाद फिर डिन बनता है, डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर। ये एक बार बनता है। एक बार डिन बन गया तो एक से लेके और कई सारी 14 कंपनियों में भी आप एक साथ रह सकते हैं। इसका एक बात का ध्यान रखना होता है कि हर साल एक बार इसकी केवाईसी करानी ज़रूरी है। अगर आपने समय पे केवाईसी करा लिया तो वही काम 500 से 1,000 रुपये में हो जाएगा, लेकिन अगर आपने केवाईसी नहीं कराई तो 30 सितंबर के बाद उस पर 5,000 रुपये जुर्माना लगता है। तो आपने पेपर दे दिए, पेपर देने के बाद डीएससी बन गया, डीएससी बनने के बाद डिन बन गया। डिन बनने के बाद अब बात आती है कि कोई भी व्यक्ति किसी के सामने जब प्रेजेंट करने जाता है तो उसका सीवी देखा जाता है, बायोडाटा देखा जाता है। तो कंपनी को भी, यहीं पे मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि कंपनी को भी एक व्यक्ति के रूप में माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि उसका भी बायोडाटा होना चाहिए। बायोडाटा में उसका पहले होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए, दूसरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए। एओए और एमओए बनता है। एक में आप जो आपके उद्देश्य जो हैं वो होते हैं, दूसरी आपकी एक तरीके से नियमावली होती है कि आप किस तरीके से काम करेंगे, कौन डायरेक्टर होगा, क्या होगा और किसका कितना अंशदान होगा। कई बार यहाँ पे देखा जा रहा है, बहुत सारी इस पर हम लोगों ने रिसर्च किया जो पिछले 10 सालों में, एक बड़ी समस्या आ रही है कि लोग एफपीओ न बना कर या पीसी न बना करके उसे प्राइवेट कंपनी की तरह चला रहे हैं। ये कठिन काम है, आगे चल के इसमें समस्या होगी, क्योंकि वहाँ पे तो अकेले हैं, उनका वो स्वयंभू हैं, लेकिन यहाँ किसान ही, पहली शर्त है किसान ही इसका जो हकदार होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरा सबसे निवेदन भी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप खेती से जुड़े हैं, खेती कर रहे हैं, तभी आप इसमें शामिल हों। और एक बात और स्पष्ट कर दें, उचित होगा कि आप 5% से 7%, अधिकतम 10% से ज़्यादा शेयर अपने नाम पे नहीं करिए। और एक चीज़ और स्पष्ट समझ लीजिए कि आप 100 रुपये का शेयर लिए हों या आपका 1 लाख रुपए का अंशदान हो। मैं ये अपने अनुभव भी बीच में साझा कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है। अच्छा है। तो 100 रुपये आपका अंशदान हो या 1 लाख रुपए अंशदान हो, 30 सितंबर को जो एजीएम होती है उसमें सबकी हिस्सेदारी लगभग बराबर होती है। और अगर कभी विषम स्थिति आती है तो ऐसी दशा में वोटिंग राइट, जो आपका वोट का अधिकार होगा, वो एक ही होगा। ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख रुपए का शेयर ले लिया तो आपके 1,000 वोट हो जाएंगे और किसी ने 1,000 रुपए का शेयर लिया। और सबसे अच्छी बात ये है, मतलब अच्छी बात ये होगी कि अगर सभी के शेयर बराबर हों, जैसा कि अभी तो एसएफएसी ने इक्विटी ग्रांट का बंद कर रखा है, लेकिन जब भी आप नैब किसान, नाबार्ड, किसी से भी, मुख्य रूप से 3 संस्थाएं बनाती हैं, नाबार्ड, एसएफएसी, एनसीडीसी। नाबार्ड कृषि और लघु उद्योग व्यापार संघ, एनसीडीसी, ये 3 बनाते हैं और कुछ व्यक्तिगत रूप से भी बना रहे हैं लोग। तो
अगर आप कंपनी एक्ट में रजिस्टर करा रहे हैं तो चाहे नाबार्ड से हो चाहे एसएफएसी से हो, नियम कानून वही लगेगा जो आपके व्यक्तिगत उस पर लग रहा है। तो जैसे आपने कहा कि किसान होना चाहिए, प्रोड्यूसर होना चाहिए, जी। तो क्या उसमें डेयरी, मछली पालक या क्या पोल्ट्री वाला भी हो, ये भी हो सकते हैं अगर कोई पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है? देखिए, आपको एफपीओ बनाने के पहले प्रायोरिटी तय करनी होगी। आपको ये तय करना होगा कि आप किस सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं। आप धान गेहूं पे काम करना चाह रहे हैं, आप सब्जी पे काम करना चाह रहे हैं, आप फल पे काम करना चाह रहे हैं, बकरी पालन पे करना चाह रहे हैं, मुर्गी पालन पे करना चाह रहे हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर मतलब यानी सारी चीज़, एग्रीकल्चर यानी सारे सारी चीज़ें आती हैं। इसीलिए जो 17 विभाग हैं उनको जोड़ करके सरकार का ये है कि मंशा है कि जो 17 विभाग हैं इनको जोड़ करके काम कराया जाए। तो ये प्रायोरिटी अगर आप शुरू में तय कर लेंगे, और अभी जो 10,000 एफपीसी सीबीबीओ के माध्यम से बन रहे हैं उसमें तो पहले ही क्लस्टर आइडेंटिफाइड हो जाता है, कि किस सेक्टर में काम पहले ही तय हो जाता है कि ये सब्जी का बेल्ट है, ये मोटे अनाज का बेल्ट है, ये मछली का बेल्ट है। एफपीओ भी 3 तरीके से बन रहे हैं। पहला तो ये है कि नाबार्ड, एसएफएसी ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करा रहा है। अब इसमें भी 2 तरीके हैं। नाबार्ड जो करा रहा है, एक तो सीबीबीओ के माध्यम से करा रहा है, जो लिमिट 50 की थी, 50 एफपीओ की, अब शायद बढ़ गई है। दूसरा, इसमें एक सीधे हर जिले में जिला विकास प्रबंधक डीडीएम नाबार्ड को पावर होता है कि एक मछली के ऊपर और एक पशुपालन के ऊपर, डेयरी के ऊपर एफपीओ वो बना सकते हैं हर साल 2 एफपीओ। तो जो मछली और डेयरी के ऊपर डायरेक्ट सीधे नाबार्ड करवा रहा है, इसमें और सीबीबीओ जो बना रहा उसमें अंतर ये होता है, समझना उचित होगा कि जब आप सीबीबीओ के माध्यम से बनाते हैं तो 18 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से एफपीओ में सहयोग में जाता है। उसमें जैसे एक सीईओ की सैलरी है 35,000, एक जो अकाउंटेंट है उसकी 10,000, इस तरीके से आपके ऑफिस सेटअप के लिए 1 लाख रुपए, तो कुल मिला के 18 लाख रुपए आपको जाता है। और सीबीबीओ को एफपीओ चलाने के लिए 5 साल में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन जब आप नाबार्ड के उसमें डायरेक्ट वाले में जाएंगे, जो 2 एफपीओ बनते हैं, तो वहाँ पे पीओपीआई बनाते हैं, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग इंस्टीट्यूट, और पीओपीआई एनजीओ हो सकती है कोई भी। और इनके माध्यम से जब बनाया जाएगा तो 3 साल तक जो है ये देखरेख करेंगे। और इसमें एक स्टाफ 13,500 पे, 40,000 रुपये रजिस्ट्रेशन का, 75,000 रुपये जो बीओडी हैं उनकी ट्रेनिंग का 1 साल का, 25,000 रुपये जो सीईओ है उसकी ट्रेनिंग का, और कुल मिला करके 11,44,000 रुपये नाबार्ड देता है 3 साल में, 3 भागों में करके। तो क्या नियम है, क्योंकि कई बार होता है ना एक ही घर के लोग सारे हो जाते हैं जी, तो जी। क्या नियम है कि कौन होना चाहिए, किसको बना सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और ये सैकड़ों बार आया, लेकिन इसको स्पष्ट थोड़ा इस तरीके से अगर हम करें, देखिए कंपनी एक्ट में अगर आप जाएंगे तो कंपनी एक्ट में तो इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है या ऐसी कोई रोक नहीं है कि एक परिवार के लोग नहीं होने चाहिए। एक्ट की बात करते हैं अगर आप तो। लेकिन अगर आप व्यवहारिकता की बात करते हैं, आप एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, केवल आप, बिल्कुल सही है कि आपको अगर कंपनी बनाए हैं तो दूसरे दिन से बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। नहीं सोच रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सोशल एक्टिविटी भी जुड़ी है, सामाजिक कार्य भी जुड़ा हुआ है, और सरकार अगर इतना सहयोग दे रही है तो निश्चित तौर पे आपसे जवाबदेही आपकी तो बनती है। लेकिन अगर आपने एक ही परिवार के लोगों को ले लिया तो जाहिर सी बात है कि जो एफपीसी या एफपीओ की मंशा है वो पूरी नहीं होगी। इसलिए नाबार्ड ये कहता है कि जब आप एफपीओ बनाएं, 5 डायरेक्टर में आपका 1 शेड्यूल कास्ट और 1 महिला होनी चाहिए, 5 में ये हो गया। और इसके साथ साथ एक परिवार से केवल 1 ही मेंबर होना चाहिए। और इसमें जो है आप सोचिए, अगर एफपीओ की जो अवधारणा है, सोच है जो, कि अगर हमारे गांव से या हमारे ब्लॉक से 10 लोगों ने मिलकर संगठन बनाया और 500 लोग जुड़ गए, हमारे कहने हम कह रहे हैं कि आधा एकड़ भी अगर एक किसान के पास ज़मीन, तो 250 एकड़ हो गया ना। 250 एकड़ में, मैं व्यवहारिक बात करना चाह रहा हूँ आपसे,
250 एकड़ में अगर उसे बीज की आवश्यकता है, खाद की आवश्यकता है, तो टनों में आएगी। यहाँ आपकी जो एफपीओ का मुख्य फ़ायदा वो भी हम बता दें कि यहाँ आपकी बार्गेनिंग क्षमता बढ़ेगी। एक चीज़ और अगर स्पष्ट कर दिया जाए तो अच्छा होगा। देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो कुछ सावधानियां ज़रूर आपको रखनी चाहिए। पहली सावधानी ये कि मान लीजिए आपको 5 किलो सामान लेना है तो 5 किलो का बैग होना चाहिए। अब जब रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो एक तो आपका पहला कि आप किस क्षेत्र में काम करना जा रहे हैं वो आपकी प्रायोरिटी हो गई। आप डेयरी, मछली, बकरी, मुर्गे या फल, सब्जी, ये पहला हो गया। दूसरे आपके ऑब्जेक्टिव भी आपके उसमें शामिल होने चाहिए। लेकिन जब इसके साथ साथ आपकी जो नियमावली है वो तो सरकार उसको जो बता रही है उसके हिसाब से तो चलना ही है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो जिस सीएस के पास जाइए, ये जरूर देख लीजिए कि जो मैंने 5 किलो के बैग की बात की आपसे, कि आप कंपनी की वैल्यू 5 लाख रुपए मानी जाती है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो पेड अथराइज कैपिटल, दूसरी पेड अप कैपिटल। अथराइज कैपिटल का मतलब ये होता है कि आपकी सॉल्वेंसी हो गई एक तरीके से। आप ठेकेदारी करने जाते हैं तो आपके ज़मीन का जो प्रपत्र लगता है उससे आपकी क्षमता का आकलन होता है। आप प्रयास करिए कि कम से कम आपकी अथराइज कैपिटल 10 से 15 लाख हो। अन्यथा आप सीए से कहेंगे कि 18,000 में, 15,000 में एफपीओ बना दो, तो वो क्या करेगा, जितनी आपकी अथराइज कैपिटल है उसका 1% तो शुल्क जाएगा। अगर 10 लाख किया उसने तो 10,000 रुपये शुल्क जा रहा है। आपने कहा कि नहीं 12,000 में बना दो, तो क्या करेगा, उसको घटा के 1 लाख कर देगा। 1 लाख कर देगा मतलब आपकी अथराइज कैपिटल जो है, और जब फिर बढ़वाने जाएंगे आप तो फिर 5,000 रुपये दीजिए। और डरा नहीं रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ, 50 रुपये से लेकर के 6-6 लाख रुपए तक जुर्माना पड़ता है अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप व्यक्तिगत आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना देते हैं, एक फार्म भर दिया आपने, अपना स्टेटमेंट लगा दिया, हो गया। यहाँ आपको 23 कंप्लायंसेस देखने हैं जिसमें 17 कंपलसरी हैं। एक चीज़ छूट रही थी कि ये तो एफपीसी की बात हो गई। जब आप इसमें सोसाइटी एक्ट में जाएंगे तो सोसाइटी एक्ट में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सोसाइटी एक्ट जो बेसिक अंतर होता है ये स्पष्ट कर दें। एफपीसी में कर रहे हैं तो पूरे देश में आप काम कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। जब आप उसमें कोऑपरेटिव एक्ट में जाते हैं और आपने कोऑपरेटिव अगर स्टेट में रजिस्टर्ड करा दिया तो आप केवल प्रदेश में काम कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में नहीं कर सकते। दूसरे स्टेट में करने के लिए फिर आपको मल्टीनेशनल कराना पड़ेगा। तो अच्छा ये होगा कि एफपीसी एक्ट में ही, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट 2014 में ही कराएं और इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कराएं। तो ये तो हुआ अगर मैं किसान हूँ, मैंने पीसी या एफपीओ रजिस्टर करवा लिया, तो उसके बाद जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जी हाँ, उसका कैसे लाभ लें? देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे ही नीचे आपका जो पता है वो लिखा होगा, और आप अगर सीएस को बता देंगे, सीए को बता देंगे कि हमें किस बैंक में खाता खोलना है, तो वो वहाँ पे आपका जो है उस बैंक के पास पेपर वहाँ से सीधे चला जाता है। अन्यथा आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लीजिए, एओए एमओए ले लीजिए, और 5 डायरेक्टर का बल्कि 10 का आप जो है आधार पैन ले लीजिए, और बैंक में करंट अकाउंट खुलवा लीजिए। करंट अकाउंट खुलवाने के बाद फिर आप जो है उसको उसकी जो पास उसका स्टेटमेंट ले लीजिए। तो आप एओए एमओए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक डायरेक्टर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, खतौनी, ये लेकर के कृषि विभाग में चले जाइए। कृषि विभाग में वो एक रजिस्ट्रेशन करके आपको 55-55 करके, एक जैसे किसान का रजिस्टर, इस तरीके से नंबर दे देंगे। नंबर देने के बाद तब आप कृषि विभाग में, जैसे फार्म मशीनरी बैंक है, 12 लाख रुपए सब्सिडी, तब आप उसमें अथराइज्ड हो जाते हैं कि आप ये ले सकते हैं। फिर जब विज्ञापन आता है तो टोकन जारी करवाइए। टोकन जारी करवाने के बाद ये कर लीजिए। दूसरा, जो 2 मुख्य हैं, एक तो फार्म मशीनरी बैंक है, दूसरा अभी पीछे 100 से अधिक जो है बटी थी 60 लाख की यूनिट, आगे फिर जो आएंगी। तो इसमें क्या है कि आपका 10 लाख रुपए का टर्नओवर देखा जाता है, प्लस आपकी मेंबरशिप 500 के ऊपर होनी चाहिए। ये तो जब आप 1 साल का आपका आईटीआर फाइल हो जाएगा तब उसके बाद आप उसके लिए होंगे। और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जब विभाग में आप एक बार रजिस्टर्ड कर लेंगे,
हाँ, इसको जो है उनका शक्ति पोर्टल पे जा कर के अवश्य रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, तो उससे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो अगर कोई किसान जैसे अपना एफपीओ शुरू करना चाहता है तो क्या आपसे संपर्क कर सकता है? बिल्कुल, आप हमारा मोबाइल नंबर हम बता देते हैं आपको। हाँ, बता दीजिए। 9415383074। आप इस पे जा कर के, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पे जा कर के और अपना मैसेज डाल देंगे तो भी हम आपसे बात कर लेंगे। आगे फिर हमको लगता है कि अगर जब दोबारा वार्ता होगी तो आप में से अगर कुछ लोगों के सवाल जवाब आएंगे तो निश्चित तौर पे उस पर हम आपको सहयोग करेंगे। कभी भी आपका कोई सवाल हो, मैं और भी कुछ नंबर आपको शेयर कर दूंगा जो आप जो है जिनके माध्यम जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप उद्यान विभाग में कहीं भी जाते हैं या कृषि विभाग में जाते हैं तो वो लोग भी सहयोग कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से। और देखिए, किसान तो बेचारा है ना, सारी योजनाएं किसान के ऊपर, ये बात बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो ज़िले में 24 से 26 योजनाएं कृषि विभाग और दुनिया भर की योजनाएं चल रही हैं। लक्ष्य पे किसान है। लेकिन एक बात और मैं ज़रूर कहूँगा कि आप भी अपने प्रति जागरूक नहीं हैं। अगर किसान अपनी मजदूरी जोड़ ले तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हमेशा घाटे में रहेगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि किसान अपने ही बारे में नहीं सोचता। हाँ ठीक है, हो सकता है, मानते हैं कि आप दोषारोपण करिए, वो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको भी थोड़ा जागरूक बनना पड़ेगा। तमाम हमारे जैसे तमाम सैकड़ों हजारों लोग हैं जो आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं।